अच्छा स्टार्ट करते हैं हम। पहले तो सबको रमज़ान मुबारक। सही है। आज हमने क्या करना है, HTML से हमने स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है, हमने पढ़ा था कि हम पहले वेबसाइट कवर करेंगे। ठीक है, मॉडर्न वेबसाइट्स बनाना। तो वेब का जो स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए हम HTML पढ़ेंगे। ठीक है, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। अच्छा, मैंने आपको बताया था कि आपने सिंपली क्या किया करना है, जब भी कोई प्रोजेक्ट पे काम करेंगे ना, अभी तो हम वैसे क्लासेस पढ़ रहे हैं, तो आप फोल्डर बनाया करोगे एक। ओके, फिर उस फोल्डर को ना आपने ओपन करना है एक सॉफ्टवेयर के अंदर, VS कोड के अंदर। ठीक है, ये ओपन विद कोड कर लेना आपने इसको। ये हमेशा जब भी इंस्ट्रक्शंस लिखनी है फोल्डर ज़रूर सेलेक्ट करना है। ठीक है, फोल्डर के बगैर आप इंस्ट्रक्शंस लिखते हो ना, ये लिखने देता है आपको, बट वो सेव नहीं होती फिर कहीं पर भी। ठीक है, वो आप बंद करोगे वो सारी क्रैश हो जाएंगी, ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, तो वो आपने हमेशा फोल्डर बना के फिर इस तरह से इसको चलाना है। अच्छा, अब आपको मैंने बताया था कि यहाँ पर आपने एक फ़ाइल बना लिया करनी है, index.html। नेम जो मर्ज़ी रख लें, बट एक्सटेंशन .html होना ही लाजमी है। अच्छा, HTML की पहली फ़ाइल का स्टैंडर्ड भी है कि पहली फ़ाइल का नेम index.html ही होना चाहिए। ठीक है, ये इसकी रीज़न मैं आपको आगे थोड़ा सा बताऊंगा। थोड़ा सा हम नेक्स्ट चले ना, अभी मैं इतनी कॉम्प्लेक्सिटी में आपको लेके नहीं जाना चाहता। तो जैसे ही हम आगे मूव करेंगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि फ़ाइल का नेम index.html क्यों रखना है। ठीक है, बाकी जितनी भी फाइल्स रखेंगे उनके जो मर्ज़ी नाम रख लें, about.html, contact.html, जो मर्ज़ी रख लें, बट फर्स्ट फाइल का नेम index.html ही रखना है। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे डिस्कस किया था कि हम जब भी HTML का कोड करना शुरू करेंगे ना, मतलब HTML लिखने का साइंटेक्स क्या है, ये टैग्स में लिखी जाती है। ठीक है, अब ये टैग बनाने कैसे हैं, एंगुलर ब्रैकेट्स, सेंटर में टैग का नेम। ठीक है, टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन। मैंने बताया था ना कि ये HTML जो है ये हमें अपनी इंफॉर्मेशन को अच्छे से एक्सप्रेस करने की प्रेजेंटेशंस देता है और कुछ भी नहीं करता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन बतानी है। लाइक हमने हेडिंग बनानी है ना, तो कल हमने उसके लिए एक टैग पढ़ा था H1। ठीक है, अब इतनी चीज़ क्या कहलाती हैं, ओपनिंग टैग। ठीक है, कि मैंने आपको बताया था HTML में अगर आप किसी टैग को ओपन करते हो तो उसको क्लोज भी करना है। ठीक है, क्लोज कैसे करने हैं, सेम आगे फिर एंगुलर ब्रैकेट्स, बस नेम से पहले फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है। ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग में डिफरेंस इतना ही है कि उसमें फॉरवर्ड स्लैश आती है। ठीक है, समझ आ गई है कि नहीं। अभी ये कंप्लीट टैग है कि नहीं, नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके दरमियान कोई कंटेंट नहीं है। सही है, अब ये कंप्लीट टैग है। ओके, और हमने कौन सा टैग पढ़ लिया था, पैराग्राफ का टैग पढ़ लिया था, ऐसे ही है। उसके लिए हमने पढ़ा था P का टैग। ठीक है, मैंने बताया था हम पूरा अपने से नेम नहीं रखेंगे, जो उसने बिल्ट इन नेम दिए हैं हम वही यूज़ करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर कोई डमी सा पैराग्राफ लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, और बोल्ड इटैलिक के कुछ छोटे से हमने टैग देखे थे। अच्छा, अब ये मैंने इनपुट है मेरी फॉर्म, ऐसी है ना, ये मैंने इनपुट्स दी हैं। अब इसकी अगर आउटपुट देखनी है तो क्या करूँ, मैं फोल्डर में वापस जाऊँगा, इस फाइल पे डबल क्लिक करूँगा ना, तो ये ब्राउज़र में उसको ओपन कर देगा। ठीक है, ये एक्सटेंशन रखने का ये बेनिफिट है, क्योंकि HTML ब्राउज़र पे चलती है तो ये हमेशा उस फाइल को ब्राउज़र में ही ओपन करेगा। ठीक है, अच्छा, अब इससे आगे हम जाएं तो हमने पेरेंट चाइल्ड का रिलेशनशिप पढ़ा था कि एक टैग के अंदर आने वाला टैग क्या कहलाता है, चाइल्ड, और जिसके अंदर वो आ रहा है वो क्या है, पेरेंट। ठीक है, और क्या पढ़ा था, और मैंने आपको बताया था कि HTML में दो नेचर के टैग्स होते हैं, एक सिमेंटिक टैग्स होते हैं, एक स्ट्रक्चरल टैग्स होते हैं। स्ट्रक्चरल टैग्स कौन से होते हैं, जिनको लगाने से कोई ना कोई इफेक्ट आता है कंटेंट पे। जैसे अभी मैं H1 लगा रहा हूँ, P लगा रहा हूँ, कोई ना कोई इफेक्ट आ रहा है ना, तो ये कौन से टैग्स हैं, स्ट्रक्चरल टैग्स हैं। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर एक टैग लगाता हूँ HTML का और उसमें ये रैप कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पर आगे रिफ्रेश किया, कोई इफेक्ट आया नहीं, तो ये कौन सा टैग है, सिमेंटिक टैग है। ये नेचर ऑफ टाइप टैग्स हैं। ठीक है, टाइप्स और है टैग्स की। सही है, अच्छा, इसी तरह फिर मैंने आपको बताया था कि ये HTML का टैग हम वैसे लगाते क्यों हैं, क्योंकि ये जितने भी हम टैग्स पढ़े हैं ना, ये एक और लैंग्वेज में भी यूज़ होते थे, उसका नेम था XML। ठीक है, उसमें अगर हम कोड कर रहे होते थे ना तो हम XML का टैग लगाते थे। ठीक है,
इस तरह से इसके अंदर सारे टैग्स लगाते थे, सही है। इससे ब्राउज़र को जल्दी अंडरस्टैंड हो जाता है कि अगर XML के अंदर सारे आ रहे हैं ना टैग्स, तो दे आर ऑल बिलोंग्स टू XML, ठीक है। अगर HTML के आ रहे हैं अंदर तो HTML के, XML के अंदर ही अगर आप ये टैग्स लगाएंगे ना तो उनकी आउटपुट डिफरेंट है, ठीक है। बट अभी जो हम लेटेस्ट वर्जन पढ़े ना HTML का, उसका नेम HTML है, तो हम हमेशा HTML के टैग में ये लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था कि HTML का टैग लगाने के बाद हम अंदर इसके कौन सा टैग लगाएंगे, हेड का टैग, ठीक है। अब ये हेड हमारी वेब का कौन सा पोर्शन होता है, ये जो लाइन है ना, ये लाइन, इस लाइन से ऊपर आने वाला जितना पार्ट है मेरी वेबसाइट का, ब्राउज़र पूरे का नहीं, मेरी वेबसाइट का ये वाला जो पार्ट है ना, ये क्या है, हेड, ठीक है। तो हेड के रिलेटेड जितना भी कंटेंट होगा वो हम इसके अंदर ही लिखेंगे। मैंने कल आपको एक टैग पढ़ाया था हेड के लिए, टाइटल, ठीक है। और इसमें हम कर देते हैं क्लास 2, ठीक है। अब ये क्या करते हैं, अभी यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, index.html। अब मैं रिफ्रेश करूँगा ना तो क्या आ गया, क्लास 02। ये टाइटल का टैब का नेम रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। समझ आ गई है कि नहीं। इसको अगर आप बाहर भी लगाएंगे ना, हेड के अंदर ना भी लगाएंगे, तब भी आउटपुट सेम होगी। क्लियर है, सही है। हेड का टैग जस्ट हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए और ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग के लिए लगा रहे हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग क्या होगी, क्योंकि हेड में हम बहुत सारा काम करते हैं, लाइक थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को लिंक करते हैं और बहुत सारी मतलब कस्टम काम करते हैं यहाँ पर, ठीक है। वो हमें अंडरस्टैंडिंग रहती है कि इतना हिस्सा हेड को बिलोंग कर रहा है, नीचे वाला हिस्सा बॉडी को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। इसलिए भी हम लगाते हैं। ब्राउज़र की अंडरस्टैंडिंग क्या है कि मैंने आपको बताया था कि SEO हमारी अच्छी हो जाती है, ठीक है। ब्राउज़र जितनी जल्दी हमारी वेबसाइट को अंडरस्टैंड कर लेगा, वो हमारे लिए बेनिफिट है, वो गूगल पे उसको जल्दी रैंक कर लेगा, ठीक है। अच्छा, और ये सारा नीचे वाला कंटेंट बॉडी के अंदर आ जाएगा, सही है। और कौन सा पढ़ा था टैग, यही अभी मेरे ख्याल से पढ़े थे। हाँ, मैंने आपको बताया था कि ये सारा ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है कि HTML लिखनी है ना, पहले इतना स्ट्रक्चर तो आपने बनाना ही बनाना है, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। बाकी हम जितने भी आगे टैग्स पढ़ेंगे वो बॉडी के अंदर ही लगेंगे, बट ये वाला जो स्ट्रक्चर है ये तो आपने डिफाइन करना ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये आपको एक शॉर्टकट पे भी मिल जाता है, ये साइन ऑफ एक्सप्लेनेशन मार्क करेंगे ना, ये राइट लेफ्ट साइड पे शिफ्ट की है, ठीक है। उसको प्रेस करके आप 1 को प्रेस करोगे तो ये साइन आ जाएगा, ठीक है। और इसको एंटर करोगे तो ये आपको ये स्ट्रक्चर दे देगा। इसको नॉर्मली हम टेक्निकल वे में बॉयलर प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं, बॉयलर प्लेट। बॉयलर प्लेट क्या होती है, चलता हुआ कोड, ठीक है, हमारी ज़ुबान में, कि किसी भी चीज़ का अगर मैं आपसे कहूँ पाइथन में टेंसर फ्लो का बॉयलर प्लेट, तो इससे आप क्या समझोगे, पाइथन का चलता हुआ कोड, सही है। मतलब रनिंग फॉर्म में जो चीज़ है वो हमारे लिए एक, अगर हमें मिल रही है तो हमारे लिए बॉयलर प्लेट है, सही है। अच्छा, इसमें से ये चीज़ें अभी हमने नहीं पढ़ी तो हम इसको ख़त्म कर देंगे, ओके। फिर हमने ये फर्स्ट लाइन पे एक टैग है डॉक्यूमेंट टाइप का, ये हमने डिस्कस किया था, ठीक है। ये किस लिए होता है, इसमें हम ये जो डॉक्यूमेंट लिख रहे हैं ना, इसकी टाइप बताते हैं कि ये किस वर्जन में लिख रहे हैं हम, ठीक है। मैंने आपको बताया था अभी लेटेस्ट हम HTML5 पढ़ रहे हैं, सही है। जो प्रीवियस वर्जन गुजरे हैं उसमें हर वर्जन का नेम चेंज होता था, सही है। लेकिन जो लेटेस्ट वर्जन है ना, उसमें लेटेस्ट वर्जन का नेम HTML है, ठीक है। तो हम पहली लाइन पे यही बताते हैं कि हम HTML के इस वर्जन में काम कर रहे हैं, ठीक है। ये ना भी लगाएं तो अब ब्राउज़र इतने स्मार्ट हो गए हैं, वो इजीली अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि ये किस में काम किया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे ब्राउज़र्स हैं जो अभी मतलब अपडेट नहीं हुए, जैसे मोज़िला, फायरफॉक्स, इस तरह के जो ब्राउज़र हैं ये अभी सही से लेटेस्ट अपडेट नहीं हुए, ओके। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं आज, लाइक अभी तक हमने टेक्सचुअल डेटा शो करने के टैग्स पढ़े हैं कुछ, सही है, ज़्यादा नहीं पढ़े। ये कोई इतने ज़्यादा टैग्स नहीं है, लाइक कह लें कि 10 सॉरी इतने थोड़े भी नहीं है, कोई 50 या 100 के करीब ये टैग्स हैं। मैंने कभी काउंट नहीं किए, वैसे अंदाज़न बता रहा हूँ कि ये 50 या 100 के राउंड अबाउट हैं, ठीक है।
तो उनमें से भी ज़्यादा जो यूज़ होने वाले हैं वो 10 या 15 ही है, इसलिए हम उनको पहले डिस्कस कर रहे हैं ताकि वो क्लियर हो जाए ना, फिर हम बुक से देखते हुए वन बाय वन बाकी भी डिस्कस करते रहेंगे। बुक भी मैं शेयर कर दूंगा आपको, वो थोड़ी लेंथी है बट रीड कर लेंगे तो इजी बात है, मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग है। अच्छा, अब आज हम थोड़ा देखते हैं कि अगर हमारे पास मीडिया टाइप डाटा है, ठीक है, जैसे इमेजेस हैं, वीडियोस हैं, उनको कैसे शो करना है, ठीक है। अच्छा, अब अगर मैंने इमेज लगानी है तो उसका भी क्या करना है, टैग लगाना है, ऐसे ही है ना। अब टैग लगाने का साइंटेक्स क्या है, एंगुलर ब्रैकेट्स और उसमें टैग का नेम, सही है। अभी हम अब इमेज लगानी है ना तो इमेज लिख दें आप। अच्छा, अब इसको मैंने ओपन किया है तो इसको क्लोज भी करना है, ऐसे ही है ना। और यहाँ पर आपने फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, ठीक है, ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग लिख दें। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया था ना कि हेडिंग बनानी है तो नेम अपनी तरफ से नहीं देना, जो उसने नेम दिया है वही देना है। इसी तरह यहाँ पर इमेज आपने लगानी है तो इमेज पूरा नहीं लिखना, आपने जस्ट लिखना है IMG, ठीक है, IMG का टैग इमेज लगाने के लिए। अच्छा, अब हमने डिस्कस किया था कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग हम इसलिए लगाते हैं ताकि हम अपना कंटेंट इनमें रैप कर सकें, ऐसे ही है ना। कंटेंट कौन सा होता है, टेक्सचुअल टाइप, ठीक है। लाइक जैसे ऊपर मैंने हेडिंग लगाई है हेलो वर्ल्ड की, ये एक कंटेंट था जिसको मैं एक शेप में दिखाना चाह रहा था। अब इमेज के केस में मतलब माइंड में कोई आता है मैंने कोई टेक्स्ट दिखाना हो, लाइक मैंने तो डायरेक्ट इमेज दिखानी है ना, मैंने टेक्स्ट तो कोई नहीं ना दिखाना। अगर मैं इस यहाँ पर लेट्स सपोज लिख भी दूँ लोकेशन फैसलाबाद, तो इसका मुझे क्या बेनिफिट है, कुछ भी नहीं। ये कौन सा शो होना है, मतलब मैं जो इमेज प्रोवाइड करूँगा मुझे तो वो सिर्फ इमेज ही शो करनी है ब्राउज़र ने, ये टेक्स्ट तो शो नहीं करना। तो ये एक ऐसा टैग है जिसका कंटेंट बेस नहीं करता, मतलब इसके सेंटर में कोई कंटेंट नहीं आ सकता, क्योंकि मीडिया है ना, मीडिया वहाँ पे टेक्सचुअल की क्या ज़रूरत है, ऐसी है कि नहीं। तो ऐसे टैग्स जिनका कंटेंट बेस नहीं करता उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता, उनका क्लोजिंग टैग नहीं होता। किनका, जिनका सेंटर में कंटेंट बेस नहीं करता, ठीक है। HTML कहता है कि ऐसे टैग्स जिनका कंटेंट बेस नहीं ना करता उनको आपने सेल्फ क्लोज किया करना है। क्या करना है, सेल्फ क्लोज किया करना है। मीन जो उनका ओपनिंग टैग है ना वही उनका क्लोजिंग टैग है। जैसे ये ओपनिंग टैग है ना, अभी इसको सेल्फ क्लोज करने के लिए आपने क्या करना है, एंड पर फॉरवर्ड स्लैश लगा देनी है, दैट इज कॉल्ड सेल्फ क्लोजिंग टैग, सही है। ये दो ही टाइप्स के टैग हैं HTML में, एक सेल्फ क्लोजिंग टैग, एक कंप्लीट टैग्स, लाइक ओपनिंग, जिसमें तीन चीज़ें होती हैं, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग और कंटेंट। समझ आ गई। तो अभी तक हमने क्या डिस्कस कर लिया है, सेल्फ क्लोजिंग टैग को, ठीक है। वो कौन से टैग हैं जिनका सेंटर में कंटेंट बेस नहीं करता, ऐसे टैग्स को हम क्या कहेंगे, सेल्फ क्लोजिंग टैग। और उनको सेल्फ क्लोज करना कैसे है, बैक स्लैश लगानी है, फॉरवर्ड स्लैश। फॉरवर्ड स्लैश कहाँ पे लगानी है, टैग नेम के बाद, सही है। समझ आ गई है कि नहीं, ओके। अच्छा, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट चलते हैं। अब एक चीज़ को हमने समझना है, मैंने ये टैग लगाया है यहाँ पे, सही है। अभी ब्राउज़र पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, क्या मुझे कोई इमेज नज़र आई, नहीं आई, क्यों, मैंने कोई लगाई नहीं है, ऐसी है कि नहीं। लेकिन टैग तो लगाया है ना, कुछ तक कुछ इफेक्ट तो आना चाहिए था, लेकिन नहीं आ रहा, सही है। देखो यहाँ पे ना हम डिज़ाइनिंग वाला काम नहीं कर रहे हैं, उसमें तो हम इमेजेस ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, सही है। बट यहाँ पर हमारी जितनी भी कोडिंग है वो टेक्सचुअल शेप में लिखी जाती है, सही है। तो यहाँ पर हमें इमेजेस अगर लगानी है ना तो हमें उनका पाथ देना पड़ता है, लोकेशंस देनी पड़ती हैं, ठीक है। HTML उस लोकेशन से उनको फैच कर लेते हैं, ठीक है। मतलब मैं उसको बताऊंगा कि मेरे पीसी में इस लोकेशन पर इमेज पड़ी है, ये उसका पाथ है, उसको लगा दो, सही है। या इंटरनेट की इमेज है तो उसका पाथ दे दूंगा, सही है। समझ आ गई है कि नहीं। अब उस पाथ देने से पहले एक कंसेप्ट को हमने क्लियर करना है, वो ये है कि यहाँ पर मैंने H1 लगाया है, हेडिंग लगाई है, सही है। अब इसके शो होने की ना बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक्स हैं, सही है। मतलब खसूसियात हैं इसकी कुछ, कि इसने लाइक बोल्ड होना है, इसकी थोड़ी विड्थ इंक्रीज होनी है, सही है, इसकी हाइट थोड़ी सी इंक्रीज होनी है, सही है। मतलब
जिसने HTML लिखी है ना, उसने H1 के शो होने की बाय डिफ़ॉल्ट कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी है, बट मेरी नीड है, मैं कहता हूँ कि यार इसका कलर ब्लैक नहीं होना चाहिए था, रेड होना चाहिए था। सही है, ये मेरी, क्योंकि ह्यूमंस है ना, हर बंदे की नेचर एक जैसी तो नहीं ना होती। लाइक आप कहते हो ब्लैक सही है, मैं कहता हूँ नहीं रेड सही है, मुझे तो रेड पसंद है। सही है, हर बंदे की डिफरेंट होती है, मतलब सिक्स सेंस, उसकी नेचर अलग होती है। सही है, अब मेरी नीड है कि इसको रेड होना चाहिए था। अब HTML हमसे कहता है कि ठीक है, मैंने बाय डिफ़ॉल्ट हर टैग की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी है। मैं आपको एक ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करता हूं कि अगर आपको ऐसा लगे कि इसमें कुछ चीज़ें और ऐड होनी चाहिए तो वो आप अपने से कर लें, उस कंट्रोल को यूज़ करते हुए। ठीक है, समझ आ रही है कि नहीं? कहाँ पे थे हम यार, सारा माइंड। हाँ हाँ, कि HTML ने ना बाय डिफ़ॉल्ट इस टैग को शो करने की कुछ ना कुछ करेक्टरिस्टिक्स डिफाइन कर दी हैं। अब हमने इसको अगर अपने हिसाब से करना है ना, कस्टमाइज़ करना है, तो वो कहते हैं मैं आपको एक ऐसा कंट्रोल प्रोवाइड करता हूँ, तो आप उसको यूज़ करते हुए इसको अपने हिसाब से सेट कर लें। ठीक है, और उस कंट्रोल का नेम है एट्रीब्यूट। क्या है? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट एक ऐसा कंट्रोल है जो HTML हमें प्रोवाइड करता है, किस लिए? ताकि हम उसकी की हुई स्टाइलिंग को मज़ीद अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकें। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? जैसे मैंने आपको बताया ना कि ये ब्लैक है, बट मुझे ब्लैक पसंद नहीं, मुझे रेड पसंद है। ठीक है, तो मैंने कहा वी आर ओके विद दैट, बट वी नीड के ये रेड होना चाहिए। सही है, अच्छा, अब उसने कहा है कि आपको क्या करना पड़ेगा, फिर एट्रीब्यूट लगाना पड़ेगा। सही है, अब ये एट्रीब्यूट आपने, जिस तरह मैंने आपको बताया ना, टैग लगाने का एक सिंटैक्स है, इसी तरह एट्रीब्यूट लिखने का, लगाने का भी एक सिंटैक्स है। ठीक है, जिस तरह हम टैग्स है ना, नंबर्स की तादाद में है। सही है, 50-100 के करीब है, इसी तरह एट्रीब्यूट्स भी कोई 20-30 हैं। सही है, वो किस तरह से हम सीखेंगे, जिस तरह हम लर्न करेंगे। ठीक है, रोज़ मैं आपको कोई 4-5 पढ़ाऊंगा तो वो आपको माइंड में बैठ जाएंगे। सही है, इससे नहीं घबराना कि इतने ज़्यादा कैसे याद करने हैं। सही है, वो आपको हो जाएंगे इजीली। अच्छा, एक तो आपने याद रखना है कि एट्रीब्यूट जो है ना, एट्रीब्यूट ये हमेशा ओपनिंग टैग के अंदर आएगा। किसके अंदर? ओपनिंग टैग के अंदर, टैग नेम के बाद। कहाँ पर? ओपनिंग टैग के अंदर, टैग नेम के बाद। और इसको लगाने का सिंटैक्स क्या है कि पहले एट्रीब्यूट का नेम होगा, उसके बाद इक्वल टू का साइन, और आगे ये डबल कोटेशन मार्क्स। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? इस डबल कोट्स के अंदर आप इस एट्रीब्यूट की वैल्यू बताओगे। सही है, एट्रीब्यूट लगाने का सिंटैक्स क्या है? एट्रीब्यूट का नेम होगा, इक्वल टू का साइन होगा, और आगे डबल कोटेशन मार्क में उसकी वैल्यू होगी। सही है, समझ आ रही है कि नहीं? अच्छा, इसको नॉन टेक्निकल वे में हम डबल कोट्स कहते हैं, टेक्निकल वे में इसको हम कंप्यूटर की दुनिया में स्ट्रिंग्स कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रिंग्स। अच्छा, अब अगर इनमें से एक भी चीज़ मिस होगी ना, मतलब लेट्स सपोज इसमें इक्वल नहीं लगा, तो आपसे कोई पूछे ये एट्रीब्यूट है कि नहीं, तो आप क्या कहोगे? ये एट्रीब्यूट नहीं है। एट्रीब्यूट होने के लिए कितनी चीज़ें चाहिए? 3। एट्रीब्यूट नेम, इक्वल टू का साइन, और डबल कोट्स में स्ट्रिंग्स में उसकी वैल्यू। समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, अब जिस तरह मैंने आपको बताया था ना कि टैग्स के नेम हमें बिल्ट इन दिए हैं HTML ने, इसी तरह उसने एट्रीब्यूट के नेम भी बिल्ट इन दिए हैं। ठीक है, मैंने आपको रीज़न बताई थी ना, अगर वो सारा कंट्रोल यूज़र के एंड पे छोड़ देता तो हम तो पता नहीं क्या क्या नेम रख लेते। ऐसे ही है कि नहीं? इस वजह से उसने ये सारा काम बिल्ट इन करके रख दिया हुआ है। ओके, अच्छा, अब यहाँ पे मैं एक एट्रीब्यूट लगाता हूँ। सही है, अब मैं वो काम अचीव कर पा रहा हूँ कि नहीं? मेरी नीड थी ना कि इसका कलर रेड होना चाहिए, तो मैंने एट्रीब्यूट के थ्रू उसको अचीव कर लिया है ना। तो ये एट्रीब्यूट की डेफिनेशन है मेन, कि एक बिहेवियर जो है वो HTML ने डिफाइन कर दिया, एक है जो मैं अपनी तरफ से करना चाहता हूँ, और वो किसके थ्रू करूँगा? एट्रीब्यूट के थ्रू। क्लियर है? नेक्स्ट चलें।
ओके, अब इसी तरह ये इमेज का टैग है ना, अब इसको मैंने लोकेशन प्रोवाइड करनी है, ठीक है, तो इस पे भी क्या लगाना है, मतलब इस टैग की करैक्टरिस्टिक्स में इजाफा ही करना है ना, तो क्या करना है, इसको भी एट्रीब्यूट लगाना है, सही है। अब कहाँ पे लगाएं इसका, तो अगर सेल्फ क्लोजिंग टैग में लगाना है ना एट्रीब्यूट, उसका तो ओपनिंग टैग ही क्लोजिंग टैग है, तो टैग नेम के बाद आपने एट्रीब्यूट लगा देना है, सही है। अब यहाँ पर इमेज के टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट लगता है SRC, इसकी फुल फॉर्म क्या होगी, सोर्स, ठीक है, मतलब पाथ, मुझे सोर्स दें इमेज का, ओके। अब ये एट्रीब्यूट है कि नहीं है ना, इसमें एट्रीब्यूट का नेम भी है, इक्वल टू का साइन भी है और स्ट्रिंग्स भी हैं, ओके। इतना समझ आ गया एट्रीब्यूट का कंसेप्ट क्या है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने क्या करना है, इसको लोकेशन देनी है अपनी इमेज की, ऐसे ही कि नहीं, पाथ देना है। अब हमें पाथ अंडरस्टैंड करने पड़ेंगे, पाथ क्या होते हैं, ऐसे ही है। अच्छा, HTML में ना दो तरह के पाथ्स होते हैं, कितनी तरह के, दो तरह के, वन इज एब्सोल्यूट पाथ, अनदर इज रिलेटिव पाथ। कितनी तरह के होते हैं, सारे बोलेंगे यार, आज मुझे लगता है सबको रोज़ा लगा हुआ है, सारे बोलेंगे। वन इज एब्सोल्यूट पाथ, अनदर इज रिलेटिव पाथ। ये दो तरह के पाथ होते हैं HTML में, ठीक है। अब ये दोनों किस तरह के हैं, लाइक आप मुझसे पूछो कि सर आप कहाँ पे रहते हैं, मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान कंट्री है, उसका प्रोविंस पंजाब है, पंजाब की सिटी फैसलाबाद, फैसलाबाद में मदीना टाउन, फिर मदीना टाउन में गली स्ट्रीट नंबर 11, हाउस नंबर 644। अब ये मैंने एक डिटेल इन्फॉर्मेशन आपको दी है, कंट्री के स्टार्ट होने से मेरे हाउस नंबर तक जाने के लिए एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दी है, दैट इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट पाथ, कि जिसमें आप डिटेल इन्फॉर्मेशन देते हो ना A से लेके Z तक, उसको हम क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट पाथ। सही है, समझ आ गई है कि नहीं। रिलेटिव पाथ क्या होता है कि मैं आपको कहूँ मैं मदीना टाउन में रहता हूँ, सही है, अब आपको तो नहीं ना पता कि मदीना टाउन कौन सा, या फैसलाबाद वाला, लाहौर वाला कौन सा, सही है। अब ये डिफिकल्टी है ना। समझ आ गया कि नहीं। रिलेटिव पाथ कौन सा पाथ है, जिसमें हम डिटेल नहीं बताते, बस स्पेसिफिक टू द एरिया बताते हैं कि मैं यहाँ पे लाई करता हूँ, सही है, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव पाथ। एब्सोल्यूट पाथ कौन सा है, जिसमें हम डिटेल इंफॉर्मेशन बताते हैं A से लेके Z तक। वैसे हमें बेनिफिशियल कौन सा है, एब्सोल्यूट पाथ, क्योंकि अगर मैं फुल डेप्थ में सारा डिफाइन करूंगा तो कोई अदर कंट्री से भी आया है तो वो इजीली मुझे फाइंड कर लेगा कि नहीं कर लेगा, ऐसे ही है ना। लेकिन अगर मैं रिलेटिव पाथ बताऊं तो वो हो सकता है फैसलाबाद का बंदा ही ना समझे, ऐसे ही है कि नहीं। समझ आ गई है एब्सोल्यूट पाथ कौन सा है और रिलेटिव पाथ क्या है, क्लियर, ओके। अब यहाँ पर इमेज लगाने के लिए भी हमें पाथ दो तरह के देने पड़ने, एक रिलेटिव एक एब्सोल्यूट, बट ये हमने डिसाइड करना है कि हम कौन सा यूज़ करेंगे, सही है। अब मुझे बताओ हम किन दो तरीकों से इमेज लगा सकते हैं, मतलब हमारे पास किस दो तरह की इमेजेस हैं हमारे पास, वो कौन कौन सी हैं। एक वो है जो मेरे पास डाउनलोडेड मेरे सिस्टम के अंदर पड़ी हैं, एक वो है जो इंटरनेट पे पड़ी हुई हैं, ऐसे ही है ना, गूगल पे पड़ी हुई हैं। अब दोनों को लगाने का सिंटैक्स और है। अब मुझे बताओ कि मुझे इंटरनेट के लिए कौन सा पाथ यूज़ करना चाहिए, मुझे सिस्टम के लिए कौन सा यूज़ करना चाहिए। सिस्टम के लिए एब्सोल्यूट और इंटरनेट के लिए रिलेटिव पाथ, क्लियर है। अब खैर मनाना अपनी मैंने आपको बताया था कि एब्सोल्यूट पाथ में क्या होता है, हम डिटेल इंफॉर्मेशन बताते हैं, सही है। अब कंप्यूटर तो मेरा है यार, यहाँ पर अगर मैं डिटेल इंफॉर्मेशन बताऊंगा, लाइक मेरे पास यहाँ पे कोई इमेज है, इसको ही यहाँ पे राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में जाएं, सही है। ये लोकेशन आ रही है ना, अच्छा ये इनकम्प्लीट दे रहा है, मैक में वो आपको कंप्लीट पाथ देता है, मतलब शुरू से यूज़र का नेम, फिर हार्ड
फिर उसकी पार्टीशन, फिर आगे फोल्डर, कंप्लीट पाथ, स्टार्टिंग से शुरू करते हैं। बट ये कहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं? डी ड्राइव से। ये कंप्लीट पाथ तो नहीं है, लेकिन लेट्स सी, इसको हम कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देते हैं। सही है। अच्छा, अब ये मेरे लिए अभी क्या है? एब्सोल्यूट पाथ। ऐसे ही है ना कि मैंने अपनी तरफ से तो एक डिटेल इन्फॉर्मेशन इसको दी है, बट इसका मुझे नुकसान क्या है? ये मेरे सिस्टम का पाथ है। मेरे सिस्टम में इमेज इस लोकेशन पे पड़ी है। अगर लेट्स सपोज ये प्रोजेक्ट मैं आपको शेयर करूं, आपके सिस्टम में ये इमेज शो होगी? नहीं होगी। क्यों? क्योंकि आपका पाथ कोई और होगा। सही है, ऐसे है कि नहीं? ये तो मेरे सिस्टम का पाथ है कि मेरे सिस्टम में इमेज इस लोकेशन पे पड़ी है। सही है, इसलिए हम सिस्टम इमेजेस के लिए एब्सोल्यूट पाथ यूज़ नहीं करते। सही है, क्योंकि उसमें हम डिटेल बताएंगे ना, ज़्यादा डिटेल में, तो वो पाथ मिसमैच होंगे। मेरे पास इमेज शो होगी, आपके पास नहीं होगी। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? लेकिन इंटरनेट पे इंटरनेट की इमेजेस लगाएंगे फिर एब्सोल्यूट ही देंगे। क्यों? क्योंकि इंटरनेट तो मैश है ना, एक बहुत बड़ा जाल है। सही है, उसमें तो हमें डिटेल इन्फॉर्मेशन देनी पड़नी है कि कहाँ पे जाके इमेज किस सर्वर पे पड़ी है। सही है, ये सारा हमें डिफाइन करना पड़ेगा। अच्छा, अब हमने तय किया कि हम सिस्टम इमेजेस के लिए रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे और इंटरनेट के लिए एब्सोल्यूट पाथ। और क्यों करेंगे? क्योंकि एब्सोल्यूट में डिटेल में देते हैं। सिस्टम के लिए एब्सोल्यूट रिलेटिव क्यों यूज़ करना है? क्योंकि इसमें अगर हम ज़्यादा इन्फॉर्मेशन बताएंगे ना तो क्या होगा? ग्लिच आएगा ना, मेरे पास शो होगी, आपके पास नहीं होगी। सही है, इसलिए हम सिस्टम इमेजेस के लिए एब्सोल्यूट पाथ यूज़ नहीं करते। जैसे यहाँ पे मैं लगा रहा हूँ ना, ये मेरे लिए तो एब्सोल्यूट पाथ ही है कि मैंने डिटेल इन्फॉर्मेशन दे दी है, बट हो सकता है आपके सिस्टम में डी ड्राइव ही ना हो। सही है, इतने में कोई कन्फ्यूजन है तो बताएं। अच्छा, अब रिलेटिव पाथ कौन सा पाथ था जिसमें हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं बताएंगे, स्पेसिफिक टू दी एरिया बताएंगे। सही है, समझ आ गई है कि नहीं? अच्छा, अब सिस्टम के लिए रिलेटिव पाथ आपने कैसे यूज़ करना है? आप ना अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही एक फ़ोल्डर बनाया करोगे। ये वैसे कैसे बनाते हैं? आप राइट क्लिक करोगे ना और यहाँ पे न्यू में जाके न्यू फोल्डर क्रिएट कर लोगे। ठीक है, अच्छा, इसको यूजली हम नेम देते हैं एसेट्स का। सही है, ये एक फ़ोल्डर आप क्रिएट कर लोगे। अब आपके वेब में जितने भी एसेट्स यूज़ होने हैं ना, मतलब इमेजेस, वीडियोस, ऑडियोस, वो सारे इसके अंदर ही रखेंगे। सही है, इसके अंदर भी नॉर्मली हम 3 फोल्डर बनाएंगे। इमेजेस का सेपरेट बनाएंगे, वीडियोस का सेपरेट बनाएंगे और ऑडियोस का सेपरेट बनाएंगे। सही है, ताकि डाटा मैनेजमेंट सही से हो। सही है, अच्छा, अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, कोई भी इमेज हम यहाँ से उठा लेते हैं और इसको अपने उस फोल्डर के अंदर लेके जाके पेस्ट कर देते हैं। सही है, अब यहाँ पे देखो, वहाँ मैंने फोल्डर बनाया तो यहाँ भी नज़र आ रहा है और उसमें इमेज भी आ रही है। सही है, अब इस इमेज को आपने लगाना कैसे है? नहीं, आप ना अब इसका पाथ दोगे। ठीक है, मैं अभी के लिए पाथ इसका डिफाइन करता हूँ। ये मैंने लगा दी। सही है, अब अगर मैं आऊँगा ना ब्राउज़र में, रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखो ये इमेज मुझे शो हो रही है। सही है, अब ये काफ़ी बड़ी है। सही है ना, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट इसके शो होने की एक नेचर है। अब अगर मैंने इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ करना है तो क्या करना है? फिर एट्रीब्यूट लगाना है। सही है, अब इसको मैनेज करने के लिए हाइट और विड्थ क्या चाहिए ना, तो हमारे पास एक हाइट का एट्रीब्यूट है। इसको मैं हाइट दे देता हूँ 100 और विड्थ हम कर देते हैं 200। तो अब रिफ्रेश करूँगा ना
ये देखो, ओके समझ आ गया कि नहीं। ये एक्चुअली 100 किस यूनिट में है ये तो अभी आपको नहीं अंडरस्टैंड होगा, ये जब आप CSS में मूव करोगे ना फिर मैं आपको बताऊंगा पिक्सल क्या होता है और बाकी यूनिट्स क्या होते हैं, सही है। लेकिन अभी इतना अंडरस्टैंड करें, ओके। अच्छा, अब यहाँ पर ये हमने समझना ये डॉट और फॉरवर्ड स्लैशेस वगैरह क्या है, ओके। यहाँ पर जो सिंगल डॉट आ रहे हैं ना फर्स्ट पे, इसका मतलब क्या है, करंट फोल्डर, ठीक है। क्या है, करंट फोल्डर। डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर को सिलेक्ट करो। आगे फॉरवर्ड स्लैश का मतलब होता है इसके अंदर जाओ, सही है। डॉट का मतलब क्या है, करंट फोल्डर, फॉरवर्ड स्लैश इसके अंदर, सही है। मैंने बताया कि करंट फोल्डर के अंदर एसेट्स का फोल्डर है, फिर फॉरवर्ड स्लैश लगाई के उसके भी अंदर जाओ और ये इमेज है उसको डिस्प्ले करो। तो वो इमेज मुझे यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। क्लियर है, इतने में कोई प्रॉब्लम, कोई इशू, क्लियर। अच्छा, मैंने आपको बताया कि हम सिस्टम इमेजेस के लिए रिलेटिव पाथ यूज़ करेंगे, ठीक है। वो कैसे यूज़ करना है, आपने अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर बना लेना है एसेट्स के नाम से। किस नेम से, एसेट्स के नेम से, सही है। इसमें आपका सारा मीडिया टाइप के एसेट्स सारे इसके अंदर होंगे, ओके। अच्छा, अब इसको पाथ देना है, लोकेशन देनी है उस इमेज की, सही है। अब इसको पाथ डिफाइन करना कैसे है, आप पहले लगाओगे डॉट। डॉट का मतलब है करंट फोल्डर। मेरा अभी करंट फोल्डर क्या है, ये मेरा करंट फोल्डर है, यहाँ पे डिस्प्ले है क्लास 02, ये मेरा करंट फोल्डर है, सही है। आगे मैंने लगाई है फॉरवर्ड स्लैश, इसका मतलब क्या है, करंट फोल्डर के अंदर, सही है। फिर मैंने आगे बताया कि करंट फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है एसेट्स के नाम से, सही है। फिर आगे लगाई फॉरवर्ड स्लैश के, उसके भी अंदर चले जाओ, सही है। और ये इमेज है उसको डिस्प्ले करो, ओके। अच्छा, अब इस फोल्डर के अंदर अगर 100 इमेजेस भी हो जाएं तो मुझे कोई प्रॉब्लम है नहीं है, क्योंकि बेशक फोल्डर एक ही है लेकिन इमेजेस के नेम तो सेपरेट सेपरेट होंगे ना, सही है। क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम कभी भी डुप्लीकेट नहीं होने देता फाइल को, ओके। अच्छा, अब थोड़ा टेक्निकल जाते हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इस इमेज को यहाँ से उठाता हूँ, इसको कट करते हैं यहाँ से, इसको मैं अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के बाहर ले, ये जस्ट समझाने के लिए, वैसे हम उस वहाँ ही रखेंगे, ठीक है। ये बस समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ ऐसे। अब मैं इमेज को कहाँ पे ले गया हूँ, करंट फोल्डर से बाहर। अब अगर उसको सिलेक्ट करना है तो कैसे करें, अब क्या पाथ होगा। अगर आपने करंट फोल्डर से बाहर जाना है ना तो आप लगाओगे डबल डॉट। डबल डॉट का मतलब क्या है, करंट फोल्डर से पिछला फोल्डर, ठीक है। आगे आप लगाओगे फॉरवर्ड स्लैश के करंट फोल्डर से पिछले फोल्डर के अंदर, सही है। वो बता रहा है कि उस फोल्डर के अंदर ये फाइल्स है, आप कौन सी लगाना चाह रहे हो। तो मैं ये लगाना चाह रहा हूँ, उसको सिलेक्ट कर लूँ। समझ आ गई कि अगर तो फॉरवर्ड जाना है तो फिर तो सिंगल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, अगर बैकवर्ड जाना है तो डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, ओके। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट कर लेता हूँ इमेज को, इसको मैं यहाँ पे ले आता हूँ। अब पाथ क्या होगा, नहीं, यहाँ पर ट्रिपल डॉट एग्जिस्ट नहीं करता, सही है। या सिंगल डॉट है या डबल डॉट है, ठीक है। अब क्या मेरी पिक्चर कहाँ पे है, इस फोल्डर से बाहर, फिर उससे भी बाहर, ऐसे ही है ना। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो इस फोल्डर से बाहर जाऊँगा, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश लगा के। अब मुझे इससे भी बाहर जाना है तो अगेंस्ट डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, सही है। अब ये इमेज है वो मैं सिलेक्ट करके लगा दूँ। क्लियर है, समझ आ गई कि नहीं। अच्छा, अब अगर यहाँ से इसको कट करें और पीछे ले जाएं यहाँ पे, या इससे भी बाहर ले जाएं, यहाँ भी था वैसे, यहाँ पे ले आए, अब क्या पाथ होगा। अब बैकवर्ड जाना है ना, तो बैकवर्ड जाने के लिए क्या साइंटिक्स है, डबल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, सही है। तो ये एक स्टेप पीछे आ गए, फिर दूसरे स्टेप पीछे आ गए,
फिर थर्ड स्टेप पीछे आ गए, फोर्थ, ये फिफ्थ, सही है। और ये इमेज थी वो डिस्प्ले कर। समझ आ गई है कि नहीं? अब तो कोई डिफ़िकल्टी तो नहीं ना होगी। अगर कभी ये इस तरह का साइंटेक्स देखें, डबल डॉट, फॉरवर्ड स्लैशेस, तो कंफ्यूज तो नहीं ना होंगे ये क्या है। ओके, और ये किस मतलब ये कहाँ पे यूज़ होंगे? जब हमने बैकवर्ड जाना है, ठीक है, स्टेप बैक जाना है। लेकिन अगर फॉरवर्ड जाना है तो सिंगल डॉट फॉरवर्ड स्लैश, सही है। अब उसको वहाँ पर ही ले जाते हैं। इसके अंदर ओके, समझ आ गई। सिस्टम इमेजेस लगाना तो इजी है ना। अच्छा, अब रह गई इंटरनेट वाली इमेजेस कैसे लगानी है। अच्छा, अब ये मैंने रिलेटिव पाथ दिया है कि एब्सोल्यूट पाथ दिया है? ये मैंने रिलेटिव पाथ दिया है, मैंने उसको डिटेल इन्फॉर्मेशन नहीं दी। अगर मैं डिटेल देता तो मैं बताता कि मेरे सिस्टम का ये यूज़र नेम है, उसकी इतनी ड्राइव्स हैं, फिर इस पार्टीशन पे जाओ, उस पार्टीशन में इस फोल्डर में जाओ। ये डिटेल इन्फॉर्मेशन थी, बट मैंने उसको स्पेसिफिक टू दी एरिया बताया है, सही है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं दी, तो ये कौन सा पाथ है? रिलेटिव पाथ, सही है। अब अगर ये प्रोजेक्ट में आपको शेयर करूँ तो आपके पास ये इमेजेस डिस्प्ले होंगी कि नहीं होंगी? क्यों नहीं होंगी? देखो, मैं अगर ये प्रोजेक्ट आपको शेयर करूंगा तो इस फोल्डर के अंदर क्या ये फोल्डर नहीं होगा? होगा ना, तो आपको इमेजेस डिस्प्ले होंगी, सही है। क्योंकि अब हमने रिलेटिव पाथ यूज़ किया है, हमारे प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर ही सारी एसेट्स पड़े हुए हैं, सही है, और हमने वहाँ से ही उनको कैप्चर किया है, सही है। समझ आ गई है कि नहीं? ओके, अब अगर इंटरनेट वाली इमेजेस लगानी है, लाइक हम यहाँ से कोई सर्च कर लेते हैं, क्या कह रही है? इसको कॉपी करते हैं। अच्छा, आपने क्या करना है, सिंपली इंटरनेट से इमेज सेलेक्ट, इमेज फाइंड करके ना वहाँ पे राइट क्लिक करेंगे ना, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है ओपन इमेज इन न्यू टैब, सही है। इसको न्यू टैब में ओपन करके ये ऊपर जो आ रहा है ना टॉप बार, इसमें से इसका ये यूआरएल सिंपली कॉपी करना है, ये इसका पाथ है, एब्सोल्यूट पाथ, और सिंपली यहाँ पे आके सोर्स में पास कर देना, सही है। समझ आ गई कि नहीं? अब अगर मैं आऊँ और रिफ्रेश करूँ, यहाँ पे देखो दोनों आ, समझ आ गई। अब हमें सिस्टम इमेजेस लगाना भी आ गई और इंटरनेट इमेजेस लगाना। इंटरनेट वाली वैसे आपको ज़्यादा आसान लग रही होगी, ऐसे ही है ना, लेकिन हम ज़्यादातर डाउनलोड वाली लगाते हैं क्योंकि ये तो इंटरनेट पे डिपेंडेंट है ना। अब हो सकता है जिसने ये इमेज अपलोड की हो वो डिलीट कर देगा, वो फिर हमारी वेबसाइट पे भी शो नहीं होगी, सही है। इसलिए हम डाउनलोडेड एसेट्स ही लगाते हैं ताकि वो एटलीस्ट हमारे सर्वर पे तो रहेंगे ना, सही है। अच्छा, अब एक चीज़ और रह गई है, वो ये है कि सम टाइम आप वेबसाइट्स पे जाओ ना, तो सर्वर के स्लो होने की वजह से इमेजेस जब डिस्प्ले नहीं होती तो वहाँ पे एक आइकन आ रहा होता है, ब्रोकन इमेज आइकन आता है ना। जैसे अभी मैं आपको डिस्प्ले करके दिखाऊँ ना, मैं क्या करता हूँ, इसके नेम पे थोड़ा क्रैश डालता हूँ। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखो ब्रोकन इमेज का साइन आ रहा है, ऐसे ही है ना। ऐसा साइन आप देखते हो ना अक्सर वेबसाइट्स में। अच्छा, ये किस शेप कब आता है? ये कब आता है? जब आपकी इमेज का मतलब या सर्वर डाउन हो या फिर इमेज एग्जिस्ट ही ना करती हो, सही है। अच्छा, अब इसके साथ लोग क्या करते हैं, एक टेक्स्ट शो करते हैं, ऐसे है कि नहीं, जिससे हमें आइडेंटिफाई होता है कि ये इमेज यहाँ पे कौन सी इमेज लगी हुई थी, ऐसे ही है ना। अब वो कैसे डिस्प्ले करते हैं, यहाँ पे एक और एट्रीब्यूट होता है ऑल्ट का, सही है। अब ये एट्रीब्यूट है कि नहीं है ना, क्यों? इसमें तीन चीज़ें पूरी हैं, ऑल्ट एट्रीब्यूट नेम है, इक्वल टू का साइन है और स्ट्रिंग्स हैं, सही है। अच्छा,
अब इसके अंदर आप टेक्स्ट टाइप कुछ भी लिख दो, लाइक मैं कहता हूँ क्लास इमेज, ओके। और का ये फुल फॉर्म क्या है, अल्टरनेटिव, सही है कि अगर ये इमेज डिस्प्ले नहीं ना होती तो उसके अल्टरनेटिव पे ये डिस्प्ले कर दो, सही है। अभी अगर मैं आऊँगा ना तो इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही थी तो ब्रोकन आइकन के साथ उसने टेक्स्ट शो कर दिया, बट जब ये पाथ करेक्ट होगा, इमेज एग्जिस्ट करती होगी, तब ये मुझे शो नहीं होगा, फिर इमेज ही शो होगी। क्लियर है, इतने में कोई इशू, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं, ओके। अब हम समराइज करते हैं लेक्चर को। आज हमने क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले तो हमने अंडरस्टैंड किया कि सेल्फ क्लोजिंग टैग्स क्या होते हैं, ऐसे ही है कि नहीं? वो कौन से टैग्स होते हैं सेल्फ क्लोजिंग? जो